हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 के पार्ट 7, जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, और जो हमारा बुक है वो है ABC का केमिस्ट्री का। ठीक है, आप देख सकते हैं मॉडर्न ABC रसायन शास्त्र केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसके लिए हम शुरू करने वाले हैं पी ब्लॉक के तत्व। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो अगर आपको इस पार्ट को काफ़ी अच्छे से अगर समझना है तो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, वैसे पार्ट तो काफ़ी बड़ा है तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखें, हमें इस चीज़ को समझना है तो सबसे पहले पी ब्लॉक के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। ठीक है, तो जो पी ब्लॉक होता है वो आता है हमारे आवर्त सारणी से, यानी इसके लिए हमें एक आवर्त सारणी चाहिए। तो लेते हैं हम एक आवर्त सारणी, ये रहा। ठीक है, वैसे है तो ये काफ़ी बड़ा, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें ये टेबल कुछ बड़ा है। तो इसमें देखिए, ये जितने भी हमारे एलिमेंट हैं, जितने भी तत्व हैं, वो सारे के सारे इस आवर्त सारणी में बने हुए हैं। ठीक है, और इनके गुण के अनुसार इनको सजाया गया है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए ब्लॉक टोटल 4 होते हैं। पहला एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी और चौथा एफ। ठीक है, 4 ब्लॉक होता है। तो इसमें जो एस ब्लॉक होता है वो शुरू के 2 वर्ग में आता है, यानी कि ये पहला वर्ग और दूसरा, ये दोनों मिलके एस होते हैं। यहाँ से 3 से लेके 12 तक डी होता है और ये पी होता है। ठीक है, और एफ यहाँ 2 नीचे बना होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो पी ब्लॉक है हमें इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी यहाँ से वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, इन्हीं सारे वर्ग के तत्वों के बारे में हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले सारे वर्ग के तत्वों के बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इस वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं। इसमें देखिए वर्ग 13 में सबसे पहला बोरॉन, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा गैलियम, चौथा है इंडियम और पांचवा थैलियम है। ठीक है, ठीक उसी तरह 14 में है, इसमें कार्बन है, सिलिकॉन, ये जर्मेनियम है, टीन है और लेड है। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक है, एंटीमनी हो जाएगा और ये बिस्मथ होगा। ठीक है, फिर ये 16 में होगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, फिर है फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, फिर 18 जो है इसमें होगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। तो इसमें देखिए जो सबसे लास्ट यानी वर्ग 18 के जो तत्व होंगे, इन सारे तत्वों को कहा जाता है निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस या अक्रिय। ठीक है, जो वर्ग 17 के होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं हाइलोजेंस। ठीक है, और जो 16 में आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सारे चाल्कोजेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे तत्व हैं और हमें इसी ब्लॉक के सारे तत्वों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये था पी ब्लॉक के बारे में छोटी सी जानकारी। अब चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने लेसन को। ठीक है, जो कि यहाँ पर है हमारे पास। तो देखिए इसमें जो जो चीज़ें याद करने लायक है उसको हम हाईलाइट करते चलेंगे और याद करते चलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है वो है 7.1 वर्ग 15 के तत्व, यानी कि हमने आपको 13, 14, 15, 16, 17 सबके बारे में बताया। अब हमें यहाँ पढ़ना है सबसे पहला वर्ग 15 के बारे में। तो 15 में कौन कौन सा है यहाँ देख सकते हैं। पहला नाइट्रोजन है, दूसरा फास्फोरस, तीसरा आर्सेनिक है, ये एंटीमनी और ये बिस्मथ है। ठीक है, तो देखिए इसमें वही चीज़ दिया है कि आवर्त सारणी के वर्ग 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मथ तत्व रखे गए हैं। ठीक है, इस वर्ग के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
ये दिया है NH2NP3 जिसको हम हाईलाइट कर चुके हैं। ठीक है, ये होगा द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी कि इस वर्ग 15 के सारे तत्वों का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो वो NH2 और NP3 के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, लास्ट में N की जगह पे कुछ भी हो सकता है 2 3 4 5, लेकिन S हमेशा रहेगा और P हमेशा रहेगा। S का मान 2 और P का 3 हमेशा रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखें इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता है, अतः इनके गुणों में भी समानता की आशा की जाती है। ठीक है, चूँकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान है इसलिए इनके गुण भी लगभग एक समान हो सकते हैं। ठीक, फिर देखें इस वर्ग में N तथा P अधातु, AS तथा SB अर्धधातु तथा BI धातु है। ठीक है, यानी देखिए इसमें हमारे पास टोटल ये 5 एलिमेंट है। N यानी नाइट्रोजन, P यानी फास्फोरस, ये दोनों जो होंगे ये अधातु होंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया है N तथा P अधातु। फिर जो AS है यानी आर्सेनिक और SB यानी एंटीमनी, ये दोनों क्या होंगे अर्धधातु। ठीक है, अर्धधातु यानी कि उपधातु। ठीक है, और जो लास्ट है बिस्मथ BI, ये जो होगा धातु होगा। ठीक है, हम इसको हाईलाइट कर चुके हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है 7.1.1, ये है उपलब्धता, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो कैसे पाया जाता है। तो इसमें देखें, इसमें है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन यानी N2 आयतन के विचार से करीब 78% पाया जाता है। यानी अगर हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन का आयतन देखा जाए तो वो टोटल 78% होगा। ठीक है, 78%। यह अर्थ क्रस्ट में अल्प मात्रा में मुख्यतः सोडियम नाइट्रेट, जिसे चिली साल्टपीटर कहा जाएगा, जिसका रासायनिक सूत्र NaNO3 होगा। ठीक है, यानी जो अर्थ क्रस्ट है, धरती का क्रस्ट वाला हिस्सा, उसमें सोडियम नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन पाया जाएगा। ठीक है, जिसको हम चिली साल्टपीटर कहेंगे और ये उसका रासायनिक सूत्र दिया हुआ है। तथा पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका दूसरा नाम होगा भारतीय साल्टपीटर। ठीक है, और इसका सूत्र KNO3, ठीक है, के रूप में पाया जाता है। अब है भार के विचार से वायुमंडल तथा धरती में नाइट्रोजन का कुल अबंडेंस 0.01% है। ठीक है, यानी कि पूरा अगर भार देखा जाए तो इसमें नाइट्रोजन का भार का जो हिस्सा होगा वो 0.01% होगा। ठीक है, ये था उपलब्धता। जो अगला टॉपिक है वो है डाइनाइट्रोजन का विरसन, यानी प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन। ठीक है, तो इसमें देखें डाइनाइट्रोजन का विरसन निम्नलिखित विधियों से किया जाता है। सबसे पहला हवा से और दूसरा नाइट्रोजन युक्त यौगिकों से। यानी हवा में, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं वायुमंडल में 78% जो है वो नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो उससे भी नाइट्रोजन प्राप्त किया जा सकता है, या फिर नाइट्रोजन युक्त यौगिकों से, यानी कि वैसा यौगिक जिसमें कि नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, उसमें से हम नाइट्रोजन को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब हम पहला जो हवा से है, यानी कि हवा से कैसे नाइट्रोजन को प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ दिया है कि हवा में मुख्यतः ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन उपस्थित रहते हैं। आपको ये बात मालूम होगा कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें 78% जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है और 21% ऑक्सीजन होता है। यानी हमारे वायुमंडल में दो गैसें हैं जिनकी काफ़ी अधिकता होती है। पहला नाइट्रोजन है जो कि 78% है, और दूसरा ऑक्सीजन है जो कि 21% होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें वही चीज़ दिया है यहाँ पे कि मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उपस्थित रहते हैं। जब हवा में से ऑक्सीजन हटा ली जाती है तो मुख्यतः नाइट्रोजन बच जाता है। ठीक है, यानी जब हम उसमें से ऑक्सीजन को निकाल लेंगे तो वहाँ नाइट्रोजन बच जाएगा। अब हवा में ऑक्सीजन हटाने की विधि यह है कि इसे लाल तप्त कॉपर पर प्रवाहित किया जाए। ठीक है, यानी कॉपर जो है यानी तांबा को हम गर्म कर देंगे तो लाल हो जाएगा, और तब उस पर हम हवा को प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब ऐसा किया जाएगा तो इसमें क्या क्या होगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ दिया है कि इस क्रिया को निम्नलिखित रूप में से किया जाता है। तो सर्वप्रथम हवा को CO2 से मुक्त कर लिया जाता है, यानी कि हवा में से CO2 जो कि 0.03% होता है। ठीक है, इसकी उपस्थिति, इसको वहाँ से हटा लिया जाएगा। इसके लिए
हवा को KOH के घोल से होकर प्रवाहित किया जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए हमारे पास KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हमें हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना है, ठीक है ना, तो उसके लिए हवा को KOH के घोल से प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, यानी आपको ये चीज़ याद रखना होगा, KOH के घोल से प्रवाहित किया जाएगा। ठीक है, किसको? CO2 को। तो वहाँ से CO2 जो है वो हवा से गायब हो जाएगा। ठीक है, देखिए वही चीज़ है, CO2 से मुक्त हवा को लाल तप्त कॉपर पर प्रवाहित किया जाता है। यानी जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल जाएगा फिर उसको कॉपर के ऊपर प्रवाहित किया जाएगा। तो ऐसा करने से हवा में उपस्थित ऑक्सीजन कॉपर से संयोग कर कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, ये चीज़ बनेगा, यानी कि जो ऑक्सीजन होगा हवा में वो कॉपर के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन बच जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में जो नाइट्रोजन होगा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, जिसे जल के ऊपर एकत्रित कर लिया जाता है और इसको पानी के माध्यम से उसके ऊपर एकत्रित किया जाएगा। ठीक है, जिसका अभिक्रिया यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए, इस प्रकार नाइट्रोजन में 1% निष्क्रिय गैस भी रहता है। यानी कि जो हम नाइट्रोजन यहाँ प्राप्त किए हैं वो नाइट्रोजन में निष्क्रिय गैस रहती है। कितना? 1%। ठीक है, अब देखिए, ये तो पहला था हवा से, अब है नाइट्रोजन युक्त यौगिकों से। तो इसमें नाइट्रोजन वाले बहुत सारे यौगिक होते हैं, तो उसमें से अलग किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन के निम्नलिखित यौगिकों से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला है अमोनिया से, अमोनिया जिसे NH3 बोला जाता है। ठीक है, देखिए, जब अमोनिया को लाल तप्त कॉपर ऑक्साइड से होकर प्रवाहित किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। यानी इसको भी कॉपर के ऊपर, यानी कॉपर को गर्म करके तब उसके ऊपर ही प्रवाहित किया जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा N2 यानी नाइट्रोजन। आप यहाँ देख सकते हैं 2 NH3 है और प्लस में 3 CuO। ठीक है, तब ये क्या बनाए हैं? 3 Cu यानी कॉपर और प्लस में 3 H2O जो कि जलवाष्प है और प्लस में N2 जो कि नाइट्रोजन है। ठीक है, अब इसमें है अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ विस्फोट कराने पर नाइट्रोजन बनता है। यानी अमोनिया है, उसको जब ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाएगा तब हमें मिलेगा नाइट्रोजन। ठीक है, दूसरा है जब सांद्र अमोनिया के घोल तथा ब्लीचिंग पाउडर को मिलाकर गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन प्राप्त होता है। ठीक है ना, यानी कि अमोनिया का जो अगर घोल हो हमारे पास, उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर को मिला दें और फिर उसे गर्म करें तब हमें नाइट्रोजन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2-4 तरीका है, हो सके तो आप इसे कॉपी पे नोट करते चलिएगा ताकि आपको काफ़ी अच्छे से याद रहे। ठीक है, अब देखें, इसका यहाँ पर अभिक्रिया भी दिया हुआ है। ठीक है, फिर तीसरा देखिए, तीसरा में है जब सांद्र अमोनिया के घोल की क्लोरीन से अभिक्रिया कराई जाती है तो N2 प्राप्त होता है, जिसका अभिक्रिया इस प्रकार है। यानी सांद्र अमोनिया के घोल जो कि NH3 है और इसका क्लोरीन से अभिक्रिया कराया जाता है यानी Cl2 से। ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है? N2 यानी नाइट्रोजन। ठीक है, और प्लस में 6HCl है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, ठीक वैसे देखिए 6NH3 ये भी अमोनिया है, प्लस में है 6HCl, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया गया है, तब ये कुछ और बना है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखें, इस अभिक्रिया में अमोनिया की कुछ मात्रा बहुत अधिक होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि इसमें जो अमोनिया हम मिलाएंगे वो अमोनिया काफ़ी अधिक होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो नाइट्रोजन टेट्राक्लोराइड बनने का संयोग रहता है, और जो नाइट्रोजन टेट्राक्लोराइड होता है यह एक विस्फोटक पदार्थ होता है और ऐसा पदार्थ का बनना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए, इसमें सेकंड है अमोनिया डाइक्रोमेट्स है। अभी तक हम केवल अमोनिया गैस जो है NH3 उससे नाइट्रोजन को प्राप्त कर रहे थे, अब हमें करना है अमोनिया डाइक्रोमेट से। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें है कि जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाता है तो N2 गैस प्राप्त होता है। यानी हम इस अमोनियम डाइक्रोमेट को डायरेक्ट गर्म करेंगे तभी
ये इसमें से देखिए ये है क्रोमिक ऑक्साइड, ये भाप है और ये नाइट्रोजन है, तो हमें तो नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का हमें कोई ज़रूरत है नहीं, हमें नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन मिल गया है।